जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आज का जो विषय है, आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जो है स्मृति दिवस है। 10 मार्च को जो है उनका निर्माण हुआ था, 10 मार्च 1897 को। और आज के इस पावन अवसर पर मैं जितने भी आंदोलनकारी है, जितनी भी माताएं बहनें हैं, उन सबको जो है मैं उनके प्रति माता सावित्रीबाई फुले के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे माता सावित्रीबाई फुले और उनका जीवन दर्शन। साथियों, एक बहुत बड़ी जो है इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में जो महिलाओं को जो है पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को अधिकार नहीं था और आदिवासियों को अधिकार नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारे महापुरुष इस कड़ी में आए जिन्होंने संघर्ष करके जो है इस तरह का रास्ता दिखाया। तो उसी कड़ी में एक माता सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने जो है आज जो महिलाओं का अधिकार है, उनकी एक सीढ़ी है, वो देश की प्रथम शिक्षिका भी कही गई है। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया। और हम नमन करते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षक के तौर पर तैयार किया और महिलाओं को जागृत करके उनमें शिक्षा की ज्योति जलाई। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय विद्या भारती बौद्ध जी, जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और शामक शिक्षा समिति की आप संस्थापिका है। और उसी के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश से प्रकृति छवि जी हैं, जो एक रिसर्च स्कॉलर है और आजकल समाज में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। महिलाओं को, बच्चों को मोटिवेट करने में आपको बहुत बड़ा योगदान है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय विद्या बहन जी को। जब भी मैं उनको बुलाता हूँ, आप एकदम बिल्कुल सहर्ष मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हैं। और आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि किसी भी आज की सावित्रीबाई फुले से कम आपका योगदान नहीं है। आपने दबे कुचले वंचित समाज के बच्चों के बीच में एजुकेशन, शिक्षा का इतना प्रचार किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उनका काम। तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय छवि प्रकृति जी को, जो क्योंकि सबसे पहला अधिकार छोटों का होता है, तो उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं जो है छवि को अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। छवि जी, आप अपनी बात कहें, माता सावित्रीबाई फुले और उनके जीवन दर्शन पर आप अपना विचार दें। जी। सबसे पहले मैं इस मंच को धन्यवाद देती हूँ, ये मंच जिसने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार आप सभी से को। और अब अगर हम बात करते हैं आज के विषय की, आज जिस वजह से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अ, माता सावित्रीबाई फुले की आज डेथ एनिवर्सरी है, स्मृति दिवस उनका है। और आज के दिन उन्होंने हम इस दुनिया से अलविदा कह दिया था और इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। उन्होंने ये भी एक अजीब-सी दिलचस्प सी कहानी है। ये उस समय प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग काफ़ी भयानक रूप से फैला था और हम सभी जानते हैं इंग्लिश ईरा में कई बार जिस समय अंग्रेज यहाँ पर थे भारत में, कई बार अकाल और प्लेग जैसी महामारियाँ फैली हैं, जिन्होंने हमसे बहुत सारी अच्छी हस्तियों को छीना। उन्हीं में से एक सावित्रीबाई फुले जी हैं। और अगर हम इस कहानी के पीछे जाएँगे तो जब ये प्लेग फैला और सारी दुनिया इससे डर के अपने-अपने कमरों में बंद हो गई थी, और आज हमारे यहाँ वर्तमान में एक महामारी आज भी उपस्थित है, कोविड-19, हम इससे भी इसके कंपेयर कर सकते हैं। उस समय सावित्रीबाई फुले जी आगे आई और उन्होंने आगे आकर के हॉस्पिटल खोले और हॉस्पिटल तक लोगों को लाई, वो उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आई। उसी से उन्हें प्लेग हुआ और उन्हें उनकी डेथ हो गई 10 मार्च 1897 पुणे में। एक बच्चे को अपनी कमर पे ढोकर लाते हुए प्लेग उन्हें उससे बच्चे से लग गया और वो हमें छोड़कर हमें अलविदा कहकर चली गई। इतना साहस उनमें था कि उन्हें डर नहीं लगा और वो मतलब अंततः अपने अंतिम क्षण में भी वो जितना भी वो कर सकती थी समाज के लिए, वो उसे करती रही। उनकी तत्परता कभी कम नहीं हुई। ये हमें उनसे सीखने के लिए मिलता है। इस घटना से बहुत प्रेरणा मिलती है। आज अगर हम देखते हैं कोविड-19 की बात, तो कोविड-19 के समय में भी ये बात आश्चर्यजनक रूप से एक सिमिलैरिटी दिखाई देती है कि महिलाएँ
इस समय बहुत मुख्यतः स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 50% महिलाएँ हैं और जब हम कोविड-19 की बात करते हैं, तो हमने देखा कि महिलाओं की भागीता बढ़ी है वहाँ पर। तो महिलाएँ प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक होती हैं और ज़्यादा सेंसिबल होती हैं नेचुरली इसलिए उनकी सहभागिता ऐसे समय में हमें जब-जब समाज को ज़रूरत होती है, ऐसे समय में उनकी उनकी सहभागिता हमेशा दिखाई देती है। वर्तमान में अभी 8 मार्च को यानी 2 दिन पहले अब से 2 दिन पहले जब हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे थे, तब मैंने यूएन की वेबसाइट को चेक करते हुए पाया कि इस बार कोविड-19 में महिलाओं की सहभागिता कितनी ज़्यादा रही। ये अपने आप में हमें एक महिला होने के नाते प्राउड फ़ील करने वाली बात तो है ही। और हम उसकी जड़ें जो देखते हैं वो सावित्री बाई फुले या और बहुत सारी महिलाएँ जो इस तरह का काम करती रही, उनमें कोई भी हो झाँसी की रानी हो या कुछ भी जिन्होंने लड़ाई लड़ी अलग से इन सब की जड़ें हम उनमें देखते हैं। तो महिलाओं का एक स्वभाव है कि जब भी समाज को उनकी ज़रूरत होती है, तो उन्हें समाज को वो समाज से लड़कर समाज के लिए खड़ी होती हैं। समाज उन्हें कहता है नहीं तुम्हें हमारे लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तब भी वो समाज से लड़कर समाज के लिए खुद आगे आती हैं। समाज उन्हें कुत कितना ही पिछड़ा घोषित करता रहे, लेकिन वही महिला समाज के लिए खुद आगे बढ़ के समाज की मदद करती है। ये महिलाओं की बात है और सावित्री बाई फुले ने इसका जीवंत उदाहरण है। ये हम देख रहे हैं, हमने इन्हें देखा है इतिहास इनका। तो अगर हम बात करते हैं वर्तमान में महिलाओं की स्थिति और उस पर आज जो हम पढ़े-लिखे महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएँ इन सब की अगर हम बात करते हैं कि इतनी सारी सरकार ने योजनाएँ चलाई हुई हैं, अगर हम योजना गिनने लगे भारतीय सरकार की तरफ से, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कम से कम 50-60 योजना तो होंगी अगर हम ये कम से कम बता रही हूँ, इसकी संख्या 200-250 तक भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी अगर सारे स्टेट्स की योजनाओं को काउंट कर लिया जाए, इतनी सारी योजनाएँ केवल और केवल महिलाओं के विकास के लिए चल रही हैं वर्तमान में। उसमें महिला पोषण विकास है, वात्सल्य है या तो फिर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ ये जो है इसके अंतर्गत ही कम से कम 10, 12, 15 योजना हैं, अलग-अलग तरह से। इन सारी योजनाओं की शुरुआत हमें कहाँ से मिलती है या इन सारी योजनाओं की शुरुआत अगर हमें कहीं से मिलती है तो वो वही है सावित्री बाई फुले। उन्होंने शुरुआत की, वो शुरुआत ही नहीं करती तो पता नहीं ये शुरुआत कब जाके होती और आज ये किस स्थिति में होती। उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने पहली बार महिलाओं के एजुकेशन को लेकर के इस तरीके से प्रयास की। इससे पहले कभी भी महिलाओं की शिक्षा को लेकर के इस तरह के प्रयास नहीं दिखते। उनका पहला इतना सशक्त प्रयास दिखता है और आज वही आधार बना है। अब कहते हैं कि जब कभी किसी भी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं, वो नींव के पत्थर होते हैं। तो वो नींव उन्होंने तैयार की जिस नींव पर आज हम ये कंगूरे, ये लड़कियाँ जो आज हमारी इतनी आगे बढ़ गई हैं, जिन्हें हम देखते हैं, ये उस नींव अगर वो नींव इतनी गहरी, इतनी अच्छी नहीं भरी होती, तो ये बिल्डिंग भी इतनी मजबूत नहीं होती। इसलिए इस सब के लिए हम सावित्री बाई फुले को बार-बार नमन करते हैं और हमें लगता है कि ऐसा मतलब पता नहीं उनके बाद कोई ऐसा आ पाता है नहीं, अभी तक तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग नाम, इतना मजबूत नाम उनके समक्ष अभी तक भी नहीं दिखाई देता, जिस तरीके से वो आज तक खड़ी हुई हैं। और आज जो बिल्डिंग हमें दिखाई देती है, लड़कियाँ इतनी आगे हर फील्ड में हमें दिखाई देती हैं, जिनका हम ज़िक्र भी करते हैं, अलग-अलग जगह पायलट बन रही हैं, वो हर जगह में हैं, वो किसी फील्ड में आज पीछे नहीं हैं, हर जगह हैं, इतने कम मौके होने के बावजूद वो हर जगह हैं, तो उसकी जो जड़ें हैं, उसके लिए जो आधार तैयार किया, जो नींव तैयार की, वो सावित्री बाई फुले ने ही की और आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके इस मौके पे बार-बार धन्यवाद कहते हैं उनके इस मौके पे हमें उन्हें मौका मिलता है कि चलो हम उन्हें धन्यवाद कह सकें, हम उन्हें लाखों कोटिश धन्यवाद कहें तो वो भी कम है। आज अगर वो नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं बोल रही होती। तो उसके उन्हें मैं पहले कोटिशः प्रणाम करती हूँ, कोटिशः धन्यवाद देती हूँ और बहुत खुश होती हूँ उनकी बारे में जब भी पढ़ती हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद में भी। आगे हम बात करेंगे अगर आज वर्तमान में महिलाओं की स्थिति की,
तो हाँ, हम बात करेंगे समाज का दृष्टिकोण। समाज का दृष्टिकोण आज भी जो इतना इतना रिजिड है महिलाओं को लेकर के कि अकेली लड़की को हम बाहर भेजते हुए डरते हैं। अगर बाहर कोई लड़की जा रही है तो वो महिलाओं के ग्रुप में जाएगी, लड़कियों के ग्रुप में जाएगी या उसका भाई जाएगा। किसी भी लड़की को हमें डर लगता है कि वो सोसाइटी में अकेले ना निकले, क्योंकि हमारे समाज का दृष्टिकोण लड़की को लेकर ऐसे है कि लड़की तो खुली तिजोरी के जैसे है, अगर कहीं किसी को अकेले मिली तो भैया इस तिजोरी को लूट लो। ये हमारे समाज का दृष्टिकोण है। हम उस दृष्टिकोण को बदलने के बजाय उस तिजोरी को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश नहीं करते कि हम इस दृष्टिकोण को बदलें। महिलाएँ तिजोरी नहीं, सम्मान हैं और हमें उन्हें सम्मान ही देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए। वो आपके जैसी ही हैं, वो आपसे अलग नहीं है। आप उन्हें लूटिए नहीं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप। लेकिन हम उन्हें ये कभी नहीं सिखाते, हमने अपने संस्कारों में लड़कियों को ही सिखाते हैं कि भई घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर निकलोगी तो ऐसा हो जाएगा और अगर घर से बाहर निकलोगी तो हम एक बॉडीगार्ड को लेकर के भेजेंगे। और जब भाई खुद परेशान हो जाते हैं या पिता परेशान हो जाते हैं, तो चलो भई हम बहुत परेशान हो गए हैं, इतना हमसे नहीं झेला जाता तो उसकी शादी कर दी, अब एक दूसरा बॉडीगार्ड परमानेंट उसके लिए हो गया, अब वो उसे देखे-रेखे। उसके बाद लड़कियों की जो स्थिति होती है, घूँघट और एक परिवार, एक मकान में उसकी ज़िंदगी बीतती है। ये हमारे समाज का आज भी लगभग कमोबेश यही दृष्टिकोण है। यहाँ तक कि बड़े-बड़े शहरों में भी जी, इसमें जी, कोई छवि। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। जी, छवि जी, ये ऐसे बात आपने बिल्कुल सही। मैं फिर आऊँगा आपके पास। जी, दोबारा नंबर मैं आपको लूँगा। साथियों, जो आज का कार्यक्रम है माता सावित्रीबाई फुले जी की स्मृति दिवस के अवसर पर है और हमारे बीच में उपस्थित है, अभी छवि जी ने अपनी बात रखी और वर्तमान दशा पे आप बोल रही थी और हम जो है आज वर्तमान दशा को लेके चलते हैं। उस ज़माने में, जिस ज़माने में महिलाओं को पढ़ना लिखना एक अभिशाप जैसा समझा जाता था, सावित्रीबाई फुले लोगों को शिक्षा देती थी, लोग बाग उनके ऊपर कीचड़ गोबर फेंकते थे। आखिर किन परिस्थिति में उन्होंने संघर्ष किया और जो आज परिणाम हमारे सामने है। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय विद्या बहन को, जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आप जो है आज के समय में आप वही काम कर रही है जो सावित्रीबाई फुले जी उस समय कर रही थी। आप गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के एक समिति के माध्यम से आपने जो काम किया है, आप अपने कामों की चर्चा करते हुए माता सावित्रीबाई फुले के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जी, विद्या बहन। थैंक यू सो मच डॉक्टर कश्यप साहब जी। आपका ये जो कार्य का परिणाम है, इसकी परिणति बहुत बेहतर होगी। सबसे पहले तो मैं आप भी जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देना चाहूँगी। और तमाम बहुजन समाज में जन्मे तथागत बुद्ध से लेकर के और हमारे मान्यवर साहब तक की जितने सारे महापुरुष, चाहे बुद्ध रहे हों, चाहे बाबा साहब रहे हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों और इसके बाद फिर माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का आगमन हुआ। मैं उन तमाम महापुरुषों को चरण वंदन करते हुए आज का दिन हमारे लिए इसको अपन सुखद क्षण तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब कोई हमारे बीच से हमारा मसीहा, हमारा इष्ट, हमारा मार्गदर्शक हमारे बीच से जाता है, तो हमारे लिए वो दुःख की घड़ी होती है और उसपे पीड़ा ही होती है। और वो पीड़ा हमारे मन को आज भी उसी तरह कौंधती है, जैसे वो दिन आज ही गुज़रे हों। क्योंकि जब-जब हम अपने प्रेरणा, अपने आदर्श को अपने जीवन में थोड़ा-सा 2 पग चल कर उतारने की कोशिश करते हैं, तो वो भावनाएँ हमारे जीवन में महसूस होती हैं। आज इस भारत देश की प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस है। आज के ही दिन उन्होंने अपने बहुत सारे बच्चों को बिलखता छोड़ कर के इस दुनिया से चली गई थी और उनके जाने के बाद जो एक मूल्यांकन होना चाहिए था उनके कार्य का, उनके कार्य की दिशाओं का जो एक दिशा तय होनी चाहिए थी, चलने वाले प्रेरणादायी जो लोग थे, उनको मानकर चलने वाले लोग थे, शायद 1 दशक उनको पूरी तरह से भुला दिया गया। इस भारत देश की बहुत बड़ी विडंबना और बहुत ही गंभीर समस्या रही है, चाहे बहुजन महिलाओं के साहित्य के दृष्टिकोण को लेकर के हो, उस विचारधारा को लेकर के हो। चूँकि जहाँ पर साहित्य की बात आती है, बहुत ऊँची बात होती है। साहित्य का शब्द का इस्तेमाल हम जब कभी किसी महिला के लिए तभी करते हैं कि वो साहित्यिक विदुषी है या प्रेरणापद महिला है। वो तभी करते हैं जब वो शिक्षा की श्रेणी में अपने उत्तरोत्तर कार्य भी कर रही हों और समाज में उसे अप्लाई भी कर रही हों। माता सावित्रीबाई फुले उनकी जीती जागती उदाहरण थी।
उन्होंने स्वयं पढ़ा ही नहीं, पढ़ने के बाद जो लिखा था उसको तो पढ़ा ही, लेकिन इस समाज में एक लंबी लकीर खींच करके और माता सावित्रीबाई फुले ने खुद से अपने ऐसे-ऐसे मतलब कविताओं को लिखा जो समाज के लिए जीती जागती प्रेरणा की स्रोत है। मैं एक बात मैं आपको मतलब सुनाना चाहूँगी। उन्होंने अपनी कविता में लोगों को जागरूक करने के लिए लिखा, जाओ, जाकर पढ़ो, लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो और ज्ञान इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम सब जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली मत बैठो, जाकर शिक्षा लो, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा अवसर है। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा अवसर है, मौका है, इसलिए सीखो और जाति बंधन तोड़ दो। शायद इनकी कविता में उस जड़ता भरी समाज को पलट देने का वो आवाज है जो उस समय पर मौजूद था। माता सावित्रीबाई फुले जिस देश काल वातावरण परिस्थिति में पैदा हुई, 3 जनवरी 1831 में उनका उद्भव हुआ। तब ये समाज, अगर आज महिलाओं के प्रति ये समाज न्याय नहीं कर पा रहा है, तो उस समय ये कैसा था, उसकी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, तो आज का जो विषय है कि माता सावित्रीबाई फुले का जीवन दर्शन, सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि कोई एक समाजसेवी, विदुषी, विचारक जो एक समाज का मार्गदर्शक होता है, अगर हम उसे कुछ समय, कुछ पन्नों में, कुछ बातों में बाँधना चाहें, तो हम शायद उचित न्याय नहीं कर पाते हैं। चूँकि उनके जीवन स्मृति, जीवन के कार्य इतने व्यापक होते हैं कि हम अगर थोड़ी देर चर्चा का विषय में रखें, तो शायद वो पूर्ण नहीं होता। फिर भी छोटा-सा एक प्रयास है कि हम उस पे चर्चा करें। माता सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए क्या दिया और हम उसका अनुकरण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज माता सावित्रीबाई फुले हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम उनको स्मृति के मौके पर, उनके जन्म दिवस के मौके पर हम उन्हें शिद्दत से, भाव से याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उनकी जीवन का क्या ऐसा कार्य रहा है जो हमें उन्हें याद करने के लिए प्रेरित करता है, उनको याद दिलाता है कि हम उनको स्मरण करें, उनको पुण्य स्मृति पर उनको याद करें, उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करें। उसका मूल कार्य है कि जो मानव कल्याण के लिए एक जो ह्यूमनाइज होने का एक तरीका था, माता सावित्रीबाई फुले के ने जीवन के अपने आचरण में उसे लागू कर लिया था। उन्होंने उस समय पर व्याप्त बुराइयों को, व्याप्त रूढ़िवादी परंपरा व्यवस्थाओं पे कुठाराघात ही नहीं किया था, अपितु पूरी व्यवस्था परिवर्तन, एक कहना चाहिए उस समय पर उन चीजों को परिवर्तित कर दिया जो समाज में प्रचलित थे और एक लंबी लकीर खींच करके और जीवन भर के लिए अपने आप को इस दुनिया में अमर कर गई। ऐसी थी माता सावित्रीबाई फुले। सभी को ज्ञात है कि आज 5000 साल की इस भारत देश की जर्जर, अत्यंत क्रूर व्यवस्था जो नारियों के और शूद्रों के प्रति कभी न्याय नहीं कर सका, वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में सिर्फ स्त्री और शूद्रों के लिए गालियों के अलावा, उनके नीचा दिखाने के अलावा, उनके सम्मान में कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई जो उनके मनोबल को ऊंचा उठाए। चाहे स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। रामायण काल में ताड़न के अधिकारी हमारे महानायक रामायण के कह करके ही चले गए हैं कि ताड़न के अधिकारी कौन-कौन होते हैं, सभी लोगों ने पढ़ा है। अब मैं कह दूं तो वो ज्यादा बेकार लगेगा, इसलिए कि आजकल की जो व्यवस्था है उसी के पोषक रूप में चल रही है। फिर भी ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी, अगर ये हमारे शास्त्र और वेद ग्रंथों में अगर इस बात की सूचना मिलती हो, वो हमारे लिए कितना सार्थक और समृद्धशाली हो सकता है, ये समय ही बता रहा है और बताएगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि माता सावित्रीबाई फुले ने जिस समय पर संघर्ष किया, संघर्ष नहीं किया, आंदोलन किया। संघर्ष तो एक छोटी लड़ाई होती है, आंदोलन एक एजिटेशन। बाबा साहब कहते हैं, जो बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले को गुरु माना, माता सावित्रीबाई फुले को भी माना। उन्होंने कहा एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो माता सावित्रीबाई फुले ने वही कार्य किया। पहले एजुकेट, एजुकेशन, शिक्षित करो,
आज तक वो क्रम जो बदल गया है, हम सभी लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं कि शिक्षित बनो। एक्चुअली जो एजुकेशन में बात आती है तो एजुकेट इज एक्टिव वर्ब है वो। तो माता सावित्री बाई ने सबको शिक्षित करा, खुद शिक्षित बनी और सबको शिक्षित किया। और एजिटेट का मतलब होता है संघर्ष नहीं, आंदोलन। आंदोलन का मतलब होता है जो अंतर मन के किसी के भावनाओं को परिवर्तित कर दे, समाज में फैली हुई जो अव्यवस्थाएं उसे बदल दे, रूढ़ियों कुरीतियों में नई परंपराओं को स्थापित करके उनसे लोगों समस्याओं से निजात दिलाते। वो माता सावित्रीबाई फुले ने किया। लोगों को ऑर्गेनाइज भी किया, इकट्ठे भी किए, उसके लिए आंदोलन चलाए और लोगों को बुला करके समझाया। माता सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली शिक्षिका, अगर भारत देश इस बात को माने या ना माने, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले हमारे दिलों में सदैव जिंदा रहेंगी, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले इस देश की, इस भारत देश की प्रथम शिक्षिका है। इससे पहले कोई इसी पद पर किसी महिला ने कभी भी प्रभावकारी पद में अपना अस्तित्व नहीं बनाया। और माता सावित्रीबाई फुले जिस पद पे विराज होकर के स्वयं से उस पद को भी उन्होंने अपना पद भी उन्होंने ही हासिल किया, क्यों सरकारी पद नहीं थी। सामाजिक एक जो लड़ाई लड़ता है, जो व्यक्ति व्यवस्थाओं के खिलाफ जो परिवर्तन करने का जो मुहिम चलाता है, वो उसके पद तो समाज या तो उसका मूल्यांकन करके स्थायित्व करता है या स्वयं वो अर्जित करता है। तो माता सावित्रीबाई फुले ने अपना जो शिक्षकीय पद है अपने कार्यों से अर्जित किया था। इसलिए इस भारत देश में तथाकथित सरस्वती माता से माता सावित्रीबाई फुले लाखों गुना नहीं, सहस्त्रों करोड़ गुना बड़ी हैं। और उनके सामने किसी भी सीता, किसी भी सावित्री और किसी भी सरस्वती का कोई योगदान नहीं है हमारे भारत देश की व्यवस्था के लिए। आज अगर कोई भी व्यक्ति इतना समझदार होगा, वो समझ पाएगा कि भारत देश की जो व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, आज भी खासकर जब से लॉकडाउन लगा है तब से तो 85% के जो हालात है शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही जर्जर और बहुत ही बेकार होती जा रही है। तो अगर सरस्वती का योगदान होता और वो कृपा करती और कृपा पात्र लोग बनते, तो हमारे समाज में भी बिना कानून के बने, बिना आरक्षण के और बिना संविधान के भी डॉक्टर, इंजीनियर होते। तो मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि मेरे जीवन में माता सावित्रीबाई फुले का ही विशेष योगदान है कि अगर वो नहीं होती तो शायद मैं यहाँ पर शिक्षक के रूप में बोल नहीं रही होती। तो माता सावित्रीबाई ने जब सूत्रपात किया शिक्षक के रूप में अपने जीवन को ज्योतिबा राव फुले के साथ में चल करके, तब उन्होंने उस समय पर महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। उस समय पर एक सबसे बड़ी और बात मैं आपको कहना चाहूंगी, 18वीं शताब्दी में बेटियों के लिए जिसने बालिका विद्यालय खोले, उस महान महिला को भारत की महिलाएं ही नहीं जानती। जब महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, महिलाएं केवल और केवल गुलाम थी, सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझी जाती थी। उस समय ऐसा महान कार्य किया माता सावित्रीबाई फुले ने, जिसके कारण आज हमारी बेटियां, हमारे समाज की बहनें आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात है, जिसके कारण, जिसके वजूद, जिसके अस्तित्व के कारण हमारी महिलाएं इस मुकाम तक पहुंची, वो अगर माता सावित्रीबाई फुले को जान नहीं सकी तो ये जीवन की बहुत बड़ी एक, या तो कहना चाहिए अज्ञानता है, या उपेक्षा है, या तो उनकी जी नासमझी है, या वो जानना नहीं चाहती। जी 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 बहन जी, मैं यहाँ एक आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जी जैसे ये उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक पहलू, मैं यहाँ हमारे साथी भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं। जैसे जी ज्योतिराव फुले, जिस समय उनकी शादी हुई थी और उन्होंने सावित्रीबाई फुले को शिक्षा के लिए प्रेरित करके और उनको शिक्षित करके एक शिक्षिका बनाया, और समाज ने उसका जिस तरह से प्रतिकार किया, उनके ऊपर गोबर फेंकना, कीचड़ फेंकना, और उस बात को अगर यदि आज हम कोरिलेट करते हैं, आज भी क्या महिलाओं में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है कि लड़की पढ़ना चाहती, माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहती? आज के संदर्भों में थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप जी। देखिए श्रीमान जी, मैं तो ये बात कहना चाहूंगी कि आज भी अगर कोई लड़की और किसी के माँ बाप अगर पढ़ाना चाहते हैं, अगर वो पढ़ना चाहती है, तो अभी हाँ, एक तरीके से सामाजिक रूढ़ी व्यवस्था है, कुछ मानसिक ऐसी मतलब बनती है मानसिक स्थिति कुछ लोगों की, कि कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते या कुछ स्तर तक ही पढ़ाना चाहते। लेकिन जो सामाजिक
जिस तरह से माता सावित्रीबाई के फुले जी के ज़माने में माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ती थी और पढ़ाने जब लगीं, तब उन्होंने जो कुठाराघात किया सामाजिक जो भी वहाँ के जो चिंतक थे, जो व्यवस्था चलाने वाले लोग थे, तो उस समय पर वो एक अलग बात थी। उनके ऊपर जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। अपने घर से निकाल कर के लोग बर्तन में जूठा पानी निकाल कर के महिलाएँ रखती थी कि इससे अगर सावित्री जाएगी, तो उसके कपड़े गंदे कर देंगे। बच्चों के मतलब कहना चाहिए गंदगी घर में इकट्ठा करके रखती थी, उनके ऊपर फेंक देती थी। गोबर से वो घर लीपती थी और उसको उनके ऊपर फेंक देती थी। तो वो तो एक बहुत ही विकराल और मतलब बहुत ही अटपटी स्थिति थी। शायद अगर वो माता सावित्रीबाई फुले ही हैं जो इस तरह की मतलब कृतघ्न अपराध को झेल करके और लोगों के ऊपर तमाचा मार करके और आगे बढ़ गईं। आज की महिलाओं में चाहे वो कितना भी अपने आप को मुकाम हासिल कर ली हो, लेकिन जो एक मनोबल की ऊँचाई होनी चाहिए, मुझे लगता है कि अभी माता सावित्रीबाई फुले के जो मनोबल की ऊँचाई जो उनके पास थी, अभी आज की महिलाओं में नहीं है। फिर भी महिलाएँ पढ़ लिख रही हैं। आज कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है, बाबा साहब ने इतने अधिकार दे दिए हैं, बेटे-बेटियों को समान अधिकार दिया, नारी-पुरुष को समान अधिकार दिया, पढ़ने-लिखने का जो मौलिक अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है, बाबा साहब ने हमको इतने सारे अधिकार दे दिए हैं, तो अब माता सावित्रीबाई फुले जैसा तो संघर्ष है ही नहीं। अगर लड़की पढ़ना चाहे, उसके अंदर पढ़ने की क्षमता है, उसके अंदर विद्वता है, तो बहुत आगे तक जा सकती है। उसे कोई घर में झाड़ू से नहीं पीटता है, उसे कोई रास्ते में इस बात के लिए नहीं परेशान करता है कि तुम पढ़ने जा रही हो और क्या कहते हैं, तो तुम्हारे ऊपर कोई हम कीचड़ फेंक दे रहे हैं। तो वो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए 2 तौर पे देखी जानी चाहिए। अगर हम माता सावित्रीबाई फुले के संघर्षों को अगर याद करें, तो आज के समय महिलाओं के लिए उतना संघर्ष भरा बिल्कुल नहीं है। हाँ, सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियाँ अभी भी महिलाओं के लिए बन रही है, जो कहना चाहिए दोयम दर्जे का समाज, दोयम दर्जे की जो सोच है महिलाओं के प्रति, जैसे अभी छवि जी बात कर रही थी कि आज भी महिलाओं के प्रति मतलब लोग अपने मतलब जो भी मानसिकता है, सही बात है। अभी मैं ग्रामीण मतलब अंचल में मैं काम करती हूँ, तो सबसे आपको हँसी की बात बताऊँ, अगर घर में 4 बेटियाँ हो गई, 3 बेटियाँ हो गई, तो वो 7 तक पहुँच जाती हैं और लोग इस बात के इंतज़ार में लगे रहते हैं कि बेटा पैदा होगा और 8वीं भी बेटी हो जाती है। मेरे पास तो कई ऐसे सर्वे रिपोर्ट भी हैं। तो वो कहीं न कहीं बेटों के प्रति जो एक चाहत है, तो वो एक अलग है जो देखिए ये क्या है ना, परंपरागत रूप से विरासत में मिली हुई है। माता सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र में पैदा हुई वो, तो उन्होंने अपने देश काल वातावरण और परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने आसपास के जगहों पर काम किया। अब पूरे भारत देश में तो नहीं पहुँच सकी, वो महाराष्ट्र में पैदा हुई थी, एक राज्य में उनके एक सीमित दायरे थे, तो बहुत ऊँचाइयों पर उनके काम नहीं हो पाए, लेकिन जहाँ पर उन्होंने कार्य किया, तो वो बहुत ही महान थे। उन्होंने कई ऐसे हॉस्टल खोले, कई स्कूलें खोली, शेल्टर होम खोले और सबसे बड़ी बात जो मृत्यु का कारण तो आपको बता दिया है छवि जी ने, कि वो जब जी, लोगों को महामारी के समय पर लोगों को अपने कंधे पर लाद करके और आपको और आश्चर्य की बात बताना चाहूँगी, वो उस बच्चे को कंधे पर लाद कर लेकर के आई थी, जो वहाँ का धुर विरोधी था वो पंडित, जिसने माता सावित्रीबाई फुले को जगह-जगह पर अपमान किया था, वो झंडा लेकर के चलता था कि तुम गलत काम कर रही हो। जब उसका बेटा बीमार हुआ, तो माता सावित्रीबाई फुले के पास इसलिए वो संकोच से लेकर के नहीं गया कि मैंने इनके हॉस्पिटल में अगर मैं लेकर के जाता हूँ शेल्टर होम में तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो अपने बच्चे को उसने मरने के लिए उचित समझा, लेकिन वो अपनी बड़ी इज्जत उसकी बड़ी प्यारी थी और खुद से जब इस बात को माता सावित्रीबाई फुले को पता चला कि अरे वो मतलब उसी पंडित की बच्चे की तबीयत खराब है, वो अपने बेटे यशवंत राव के साथ और एक साथी को लेकर के साथ में चल पड़ी, चूँकि उस समय पर आपको मालूम है कि जो मतलब वाहन की व्यवस्था हुआ करती थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी, गाड़ी नहीं हुआ करते थे समय पर, जिस तरह से आज एम्बुलेंस हमारे जीवन में तुरंत 2 मिनट में ही आ जाती, हमारे सामने खड़ी मिलती है, ऐसी व्यवस्था थोड़ी थी। माता सावित्रीबाई फुले उसके घर में गई, उसे समझाया और उनके जो पंडित जी थे, उनके बच्चे को खुद से अपने कंधों में लाद करके माता सावित्रीबाई फुले ने अपने शेल्टर होम तक पहुँचाया। तो इसके कारण वो जो प्लेग की बीमारी थी, इसके कारण वो संक्रमित हो गईं और उसकी सेवा करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए माता सावित्रीबाई फुले ने अंतिम क्षण तक सेवा करते हुए अपनी साँस ली। ये छोटी बात नहीं है। तो मैं तो पूरे समाज के लड़कियों से बस यही कहना चाहूँगी कि अगर अपने जीवन में थोड़ा-सा अगर हम इस बात को समझ पाएँ कि हमारे लिए सावित्रीबाई फुले का क्या योगदान है, तो शायद 2 कदम चल कर के उनके रास्ते में हम सब भी चल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। जी, तो जी, जी, मैं जी, तो जी। जी, मैं फिर आऊँगा आपके पास। आपने एक बहुत बड़ी बात कही शुरुआत में कि जिस समय माता सावित्रीबाई संघर्ष कर रही थी, उस समय एक जो स्त्री शूद्रों ने धियोताम की जो कहानी है, जो लोग गढ़े हुए रखे हुए थे, शूद्र और स्त्री को पढ़ना नहीं चाहिए।
तो शायद उसी का परिणाम जो है ये था कि महिलाएं को दबा के रखने का और शिक्षा से दूर रखने का, और साथ ही साथ जो है उस पर कीचड़ उछालने का। पंडितों ने, ब्राह्मणों ने तो ये भी बात प्रचारित की थी कि जो औरत पढ़ लेगी तो उसको जो बिल्कुल, है बिल्कुल। पति मर जाएगा, विधवा हो कम जाएगी, विवाह हो पति जाएगी, मर पति मर जाएगा। और इसके डर के मारे जो है जिस वर्ग की वो सावित्रीबाई फुले थी उसी वर्ग की महिलाएं उसके अगेंस्ट में खड़ी कर दी थी उन्होंने मिलकर के, मतलब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उनके साथ किया था। तो बिल्कुल, बिल्कुल। बात यहाँ केवल ब्राह्मणों की नहीं है, केवल वो बात है कि जो समाज की वो मानसिकता जो धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में जो इनके बारे में लिखा है, जो जिसकी चर्चा आपने किया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी और नारी नरक का द्वार, तमाम तरह के साधु संत आज भी प्रवचन करते हैं कि औरत जो है नरक का द्वार है, और इन पर पता नहीं कितना कितना जहर उगलते हैं। मैं छवि जी से एक बात जानूंगा कि आज भी क्या महिलाएं इस बात को यकीन करती हैं, जो क्योंकि आप नए उम्र में जो है, नई समय में जो है आज भी पढ़ लिख करके आप विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करने पर लगी हुई है, रिसर्च भी कर रही है, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे? आज की महिलाएं मुझे तो नहीं लगता। बाकी समाज में विविधता है और समाज में विविध ढंग के लोग भी हैं। हो सकता है कुछ लोग आज भी उसी मानसिकता में, हो सकता ही नहीं है ही, कुछ लोग तो आज भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। लेकिन देखिए हर समय होता क्या है, संघर्ष हर समय में होता है। हर समय में संघर्ष होता है, संघर्ष का स्वरूप बदल जाता है। जब ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले, तब संघर्ष का मुख्य जो बिंदु था वो था महिलाओं को एजुकेट करना। वहां एजुकेट करना यानी कि पहला स्टेप वही था। आज एजुकेट करना बड़ा सवाल नहीं है। आज लगभग सभी महिलाएं, मैं सभी कह रही हूँ, अगर हम 80 या 70-80% तक हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो एनरोल करा रही हैं प्राथमिक शिक्षा में, 70 से 80, 85% तक लड़कियों का एनरोलमेंट होता है प्राथमिक शिक्षा में। और मतलब अगर हम स्कूलिंग शिक्षा की बात करें तो 67-68% तक महिलाएं आमतौर पर शिक्षित होती हैं। स्कूली शिक्षा की अगर हम बात करें, पेपर ही सही लेकिन होती हैं। तो मैं इसलिए एक रफली मैं बोल रही हूँ, सभी इसका मतलब सही सभी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक आधे से ज्यादा महिलाएं आज शिक्षित होती हैं। हायर एजुकेशन में उसके बाद खुद उनकी संख्या कम जरूर होती है, लेकिन वहां पर भी है। हायर एजुकेशन में उनके साथ डिवीजन होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ उन्हें नहीं भेजा जाता। यानी कि जो क्षेत्र उन्हें नौकरी दिला सकता है उस तरफ उन्हें भेजा ही नहीं जाता, क्योंकि उनकी शिक्षा का उद्देश्य नौकरी है ही नहीं। तो आज संघर्ष शिक्षा पाने के बजाय नौकरी पाने का ज्यादा है। अभी कुछ देर पहले एक रिपोर्ट अध्ययन एक देखा। उस अध्ययन से आता है कि कोविड-19 में जब नौकरियां गई, लॉकडाउन और उसके बाद की जो स्थितियां बनी, जब नौकरियां गई तो ज्यादातर जो नौकरियां गई वो महिलाओं की गई, जो उनका, क्योंकि महिलाएं आमतौर पे असंगठित क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, वो संगठित क्षेत्रों से जुड़ी हुई नहीं है। आम तौर पे महिलाएं संगठित क्षेत्रों में कम होती हैं। उनका होता है कि चलो कोई चाय की स्टॉल है, घर वाले ने खोल ली, वो उसपे सहयोग करती हैं। किसी का रेस्टोरेंट का काम है या कुछ उसी तरह का होटल वगैरह का, वो उसपे सहयोगी की भूमिका में होती हैं। अब क्योंकि ये सब चीजें ही कम हो गई तो इसीलिए क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। 1 मिनट, मेरे लैपटॉप की बैटरी जरा कम। हाँ, तो मैं कह रही थी कि महिलाओं की स्थिति क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र में है, इसलिए असंगठित क्षेत्र में होने की वजह से उनके रोजगार का नुकसान ज्यादा हुआ। और आज हमारा जो मूलतः संघर्ष है वो यही है कि हमें भी रोजगार चाहिए और हमें भी एक संगठित क्षेत्र चाहिए। हमारी जो इकोनॉमी इनसिक्योरिटी है, आज लड़ाई उसके लिए है। आज संघर्ष का बिंदु शिक्षा पाना नहीं उस तरह से रह गया। महिलाओं का मूलतः संघर्ष शिफ्ट हो गया है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने में। नहीं लगा, नहीं है ऑन करो ठीक से। तो ये है आज की मूल समस्या, संघर्ष का बिंदु शिफ्ट हो गया इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट छवि जी, जैसे एक जो आजकल बड़ी समस्या है, जैसे महिलाओं को शिक्षित करने की बात, उसमें विद्या जी से भी मेरा सवाल होगा, ये आपसे भी सवाल है कि जैसे होता क्या है कि आज पाखंड में और अंधविश्वास में
जो जो शिक्षित होने की बात है, माता सावित्रीबाई फुले ने पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ भी बगावत की थी। और आज भी इस वैज्ञानिक युग में भी भूत प्रेत ये जितने भी हैं सब महिलाओं को चिपटते हैं ज्यादातर, और उनके घर वाले और उनके आस पड़ोस के लोग भी उसमें मदद करते हैं, उनको जाके दिखाते हैं। और इसका जो है जितने भी वो जो भूत प्रेत भगाने वाले लोग हैं उनका शारीरिक मानसिक आर्थिक शोषण करते हैं। और क्या आज भी जो है क्या महिलाओं को शिक्षित होने की आवश्यकता है, माने वो एक बुद्धि होने की, इस पाखंड अंधविश्वास से निकलने की आवश्यकता है कि नहीं है? इस बात की आवश्यकता आप महसूस करते हैं कि नहीं? यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और लंबा विषय हो सकता है। मैं यहाँ पर एक और सब्जेक्ट की बात करती हूँ, बीएचयू में अभी शुरू हुआ है, शायद 1 साल पहले से ही, और इससे पहले विदेशों में इसकी पढ़ाई काफी होती रही है। उसका नाम है पैरानॉर्मल साइंस। यहाँ अंधविश्वास नहीं है, पैरानॉर्मल साइंस की बात है। पैरानॉर्मल साइंस ऐसी चीजों की बात करती है कि शायद कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, वो एक बॉटल पानी ही क्यों ना हो, हर वस्तु अपनी एक एनर्जी क्रिएट करती है, और वो वस्तु खत्म भी हो जाए, यानी अगर हम बॉटल को जला भी देते हैं तो भी उसकी एनर्जी रह जाती है। और ऐसा ही व्यक्ति के बारे में, ऐसा ही पशु के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है। ये पैरानॉर्मल साइंस कई बार किसी अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी करती है। तो एक बात वो आ जाती है, और एक आ जाता है अंधविश्वास। जब क्या होता है, जब हम हर चीज को सही बिना ये जाने कि वास्तव में उसके पीछे कोई तर्क ना ढूंढ के हम मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है, किसी ने हमसे कहा भूत होते हैं और हमने मान लिया, बिना ये जाने कि वास्तव में ऐसा है या नहीं, या उन्होंने कभी कोई ऐसी अनुभूति की है या नहीं। किसी और ने कहा, उससे किसी और ने कहा था, उससे किसी और ने कहा था, और एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी अनुभूति के, उसे हम कह सकते हैं अंधविश्वास। तो अंधविश्वास कुछ कारणों से हमेशा हर समय में रहा है, और मुझे नहीं लगता उसे हम किसी भी समय में समाप्त कर सकते हैं। और पैरानॉर्मल साइंस आना, एक स्टडी की फॉर्म में आना, अंधविश्वास कितना मजबूत है पूरे समाज में, वैश्विक स्तर पे, कि हमें उसके लिए एक स्टडी हम लेकर आए हैं कि क्या वास्तव में ऐसी चीजें हैं या नहीं, जिसे हम पैरानॉर्मल स्टडी कहते हैं। उसका नहीं नहीं आना नहीं नहीं, छवि जी सवाल इस बात का है कि जो ज्यादातर जो महिलाएं चपेट में आई हैं, क्या मैं जो शिक्षा करने की बात है, जो सावित्रीबाई फुले उस समय शिक्षा का लेवल जगा रही थी, वो शिक्षित कर रही थी, क्या आज भी इनको, जैसे आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है, और जैसे अक्सर देखा गया था बाबाओं के, साधुओं के पक्ष में आकर के बच्चे होने से लेकर के बच्चे बड़े होने की, नौकरी की, मतलब इस तरह की जो है अंधविश्वासों में जकड़ी है महिला। क्या आज भी ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले के कामों से प्रेरणा लेकर के क्या जो है महिलाएं इस तरह का जो है वो कदम उठा सकती है कि उनमें ना जाए, समझे इस बात को? विद्या भारती जी बताएगी इस बात के बारे में जी। पहले मैं विद्या भारती जी को 1 मिनट, मैं अपनी बात पहले पूरी रख लेना चाहती हूँ। दरअसल आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न है सिक्योरिटी का। ये प्रश्न अंधविश्वास, मैं किसी भी अंधविश्वास या अंधविश्वास में महिलाओं की भूमिका, उस पे जाने से पहले मैं महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करती हूँ। आप जी जी अंधविश्वास के समाज में ज्यादा देखिएगा, जिस समाज में इनसिक्योरिटी ज्यादा होगी। अब हमारा समाज पैट्रियार्टिक सोसाइटी है। पैट्रियार्टिक सोसाइटी में पूरी तरह से इनसिक्योरिटी महिलाओं के पास में ज्यादा है। महिलाएं हमेशा से इनसिक्योर रही हैं। अब उनके पास काम करने के लिए भी अधिकार नहीं है, उन्हें वो चाहकर भी उन्हें काम नहीं मिलता, उनमें एबिलिटी है उसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता। तो उनके पास एक ही चीज रह जाती है, वो होता है कभी अंधविश्वास। अब ज्योतिबा फुले किसे सपोर्ट मिला? सावित्रीबाई फुले को। यानी उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा था? वही पैट्रियार्टिक सोसाइटी का सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वही, यानी कि उनका हस्बैंड उन्हें सपोर्ट कर रहा था, तो वो उस चित्र को आगे निकल गई। लेकिन जिस महिला को किसी तरह की कोई सपोर्ट ही नहीं मिलती, उसके पास आश्रय क्या रह जाता है? या तो वो ईश्वर में आस्था रखे, उसके पास कोई आश्रय नहीं रह जाता। इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, उससे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ये पूरी रिसर्च है, आप कभी साइकोलॉजिकल रिसर्च पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। एक्चुअली मैं जिज्ञासु हूँ, तो मैं जानती हूँ, सारी चीजें मैं पढ़ती रहती हूँ। ये साइकोलॉजिकल रिसर्च है। इनसिक्योरिटी एक बड़ा कारण बनती है महिलाओं में अंधविश्वास का। यहाँ तक कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिलाएं भी अंधविश्वासी होती हैं, वो भी बाबाओं के पास जाने से नहीं चूकती। जितने बड़े बड़े लोग हैं, खूब अमीर लोग हैं, वो भी बाबाओं के पास इसीलिए जाते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, कहीं हमारा पैसा कहीं और ना चला जाए, ये पैसा नष्ट ना हो जाए। और ये इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है तो उन्हें कुछ रास्ता नहीं सूझता, वो जाएंगे बाबाओं के पास। अंधविश्वास मसला असल में इनसिक्योरिटी का है। जिस दिन महिला सिक्योर हो जाएगी, उस दिन अंधविश्वास अपने आप खत्म हो जाएगा।
जी जी छवि जी, आपने बात कही इनसिक्योरिटी का। यहाँ सावित्रीबाई फुले ने जो आंदोलन चलाया था, वो इस पाखंड और अंधविश्वास और जो है एक तरह से कहिए कि जो स्ट्रीट और स्टीरियोटाइप जो था, रूढ़िवादी के खिलाफ भी था, जैसे बाल विवाह, अंधविश्वास, और एक तरह से जो है ना विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह। तो जो है ये एक तरह से जो है ना ज्यादातर महिला ही ज्यादा शिकार होती थी इसकी। तो ये सवाल इस बात से निकल करके आया है, क्योंकि जो ज्यादातर जो देखा गया है आज, जो डिग्रीधारी पढ़े लिखे लोग भी गणेश जी को लड्डू चढ़ाने में, ये मसला दूसरा हो सकता है, टॉपिक दूसरा हो सकता है, पुरुष ही नहीं महिलाएं भी, इसमें महिलाएं नहीं पुरुष भी इस बात के लिए जो है ज्यादातर जिम्मेदार है। तो यहाँ ये संदर्भ आज का है, आज वैज्ञानिक युग है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, मोबाइल से हम आप अपने बात कर रहे हैं, फिर भी यकीन नहीं होता कि क्या सावित्रीबाई फुले आज अगर आ जाए उतर करके, क्या इस अंधविश्वास पाखंड को खत्म करने में उनकी कोई भूमिका होगी। विजया भारती जी, जो आंदोलन उनका था अंधविश्वास पाखंड और उसके अन्याय के खिलाफ जो था, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ था, इस पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जी। एक्चुअली मैं अगर सावित्रीबाई फुले जी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो वो एक जो महापुरुषों का जो सूत्र होता है श्रीमान जी, मतलब महान जो महिलाएं होती हैं उनके सूत्र होते हैं, उनके सूत्र ऐसे नहीं बनते हैं। उनके सूत्र तो विभिन्न परिस्थितियों के सलूशन, उससे संघर्ष करते हुए जो सलूशन देते हैं ना, वो किसी भी चीजों से कमजोर नहीं होता। मैं सिंपल सी बात करना चाहूंगी, देखिए हम कोई चीजें अगर अप्लाई नहीं करें और सिर्फ उसको हम पढ़ते रहे तो उस पर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सही बात यह है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। पैरासीटामोल की अपन पास टेबलेट ले ले, अपने पास बुखार आया हुआ है और पैरासीटामोल को सर अगरबत्ती जलाना स्टार्ट कर दे कि पैरासीटामोल मैं तुम्हें अगरबत्ती जला लो, मेरा बुखार जल्दी ठीक हो जाए, कभी संभव होगा? हमारे महापुरुषों के सूत्रों के साथ में भी ताला लगा हुआ है। लोग हम माला खूब पहनाते हैं लेकिन उनके विचारों पे ताला लगा रखे हैं, इसीलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। नहीं तो अगर हम माता सावित्रीबाई फुले को ही अपना आदर्श मान लें, अपने जीवन का सूत्र मान लें, तो हमारा जो सही एक दिशा है उसी में उद्धार समाहित है। उसमें इनसिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगी, उसमें हमारे ऊपर की जो क्या पितृसत्तात्मक जो सोच पे पल रहा जो समाज है वो भी खत्म हो जाएगा। पता है, सारे देश काल वातावरण में सभी युगों में महिलाएं परंपराओं की वाहक होती हैं। जो परंपराएं बनती हैं, चाहे धर्म के रूप में हमारे समाज में आई हो, चाहे रूढ़िगत सामाजिक परंपरा के रूप में, किसी भी परंपरा को, किसी भी धर्म को पुरुष कभी भी कंधा नहीं देता। जब भी आज तक के युगों युगों से चली आ रही है मेरा सेल्फ एनालिसिस है सभी धर्मों को लेकर के, कि जो मतलब परंपराएं हैं, जो धार्मिक विचारें हैं, उसे हम महिलाएं ही कंधा देती हैं। अगर वो कंधा देने का दिशा और दशा ही गलत तरीके का हो तो वो फिर समाज कहाँ जाएगा? माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय पर विधवा पुनर्विवाह के लिए लोगों को प्रेरित किया। माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय पर नारियों को इकट्ठा करके, आज भी लोग मतलब खासकर अभी तो एससी एसटी ओबीसी समाज की महिलाओं के साथ थोड़ा कम हो रहा है, फिर भी जैसे ही पति मर जाता था लोग उसको क्या कहते हैं ले जाकर के उसके सल का बाल मोड़ देते थे, उसे कोने में अकेले छोड़ दिया जाता था, रूखा सूखा खाने के लिए रहने दिया जाता था, उससे अन्य पुरुषों से, अन्य महिलाओं से, बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था। उसका अवक्षेपण आपको शायद दिखाई देता होगा। आज भी विधवा महिलाएं अगर किसी भी क्या कहते हैं जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, शादी विवाह के जो मंगल कार्य होते हैं, अगर वो आगे आ गई तो महिलाएं ही उनको देख करके मुंह बनाना स्टार्ट कर देती है कि पता नहीं उस कुलक्षणी का मतलब हमारे बीच में हमारे ऊपर परछाई ना पड़ जाए, जब तक कि उसकी कोई वो दूर दूर तक की दोषी नहीं होती। उसका पति हो सकता है शराबी रहा हो, एक्सीडेंट होकर के मर गया हो सकता है उसको और दूसरी बीमारी आ रही हो। भाई कोई पत्नी या कोई पति किसी की मृत्यु का दोषी साथ साथ में रहते हुए कैसे हो सकता है? फिर भी समाज की आज भी महिलाएं पुरानी परंपराओं को ढोते हुए प्रचलित है और उसे मान रही है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़े बड़े घरानों में भी ये चीज देखी जाती है, टीवी सीरियल में तो इसको जम के प्रचार किया जाता है। आज भी ये चीज है। सबसे ज्यादा वाहक तो परंपराओं का और अंधविश्वास का तो टीवी सीरियलों में मतलब सब परोसा जा रहा है। जो परंपराएं, जो छोटी छोटी रस्में रिवाजें आम इंसान को पता भी नहीं थी, वो भी मतलब सेलिब्रेट किए जाते हैं शादी विवाह के मौके पे, बर्थडे के मौके पर, बच्चा पैदा होने के मौके पर, बहुत सारे।
तो ऐसी चीजों को जो मतलब ये जो परंपराएं होती हैं, इसको जो आगे ले जाने का कार्य करती है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक्चुअली महिलाएं सही मायने में कहा जाए ना, तो सुधरना नहीं चाहती हैं। महिलाओं को क्या है, ये अपने एक उसने बाउंडेशन बना लिया है, और वो क्या है, एक रिस्क लेने के अंदर जो कैपेसिटी होनी चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले को अगर ज्योतिबा राव फुले, ये कहा जाता है कि ज्योतिबा राव फुले ने आगे बढ़ाया, अगर मान लीजिए वो उस समय पर हाथ खड़े कर दी होती और बोलती मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो अपने घर की ही रोटी और क्या कहते हैं खेती बाड़ी में ही संतुष्ट हूँ, तुम जाओ, तुम्हारा काम है, तुम जानो, तुम करो। तो हमारे अंदर की जो जिज्ञासा है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो तो खुद की महत्वाकांक्षी होनी चाहिए अच्छे कार्यों को करने के लिए। तो माता सावित्रीबाई फुले के अंदर खुद के भी उनको एक रास्ता मिल गया, लेकिन जो उनकी उद्वेग थे, उनकी प्रेरणाएं उनके अंदर से पैदा हुई। तो अंधविश्वास में माता सावित्रीबाई फुले जैसी महिला अगर आज के टाइम पर आ जाए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी महिलाओं का जीवन बदल जाएगा। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, जहां पर मेरी पोस्टिंग है, मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, वहां पर 70% एससी समाज के लोग रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, वहां के बच्चों से क्या है, बच्चे उनके आईना होते हैं। सबके घरों के बच्चों की बातें जब मैं लंच टाइम में ऐसे कुछ बीच में किया करती हूँ, तो मुझे वो सारी बातें पता चलती है, वो सारे डर पता चलते हैं जो उनके घरों में मौजूद रहते हैं। उससे पता चलता है कि इनके घरों में, इनके जीवन के, इनको कैसे संस्कार मिल रहे हैं। तो आज भी इतनी मतलब मुश्किल वाली चीजें हैं कि जो छोटी छोटी वो होती है। अरे सबसे बड़ी बात तो मैं खुल करके इस बात पे भी मैं बोलती भी हूँ कि आज भी महिलाएं ही इस बात के लिए परेशान करती हैं कि मेंसेस होता है 5 डेज के लिए, तो महिलाएं घर पे खाना नहीं बना सकती हैं, सोफे पे नहीं बैठ सकती हैं, और न जाने मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर पता नहीं होगा तो फिर पड़ोसी को भी पता हो जाएगा कि इनके घर में कुछ अलग कार्यक्रम है। मतलब ऐसी ये मानसिकता है, जबकि भाई सफाई स्वच्छता से वो रिलेट चीज है, उसमें से महिलाओं को भाई इसलिए आराम करना चाहिए, कुछ टाइम पे उनको ज्यादा लॉस होता है, ब्लीडिंग होती है, तो इंसान को हेल्प इस बात पे मिलनी, उनको पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, उनको आराम मिलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिस्तर से और सोफे से उतर करके घर के बाहर वाले उस पे चौबारे में सोने के मजबूर हो जाए। तो जी जी जी। देखिए, पुरुषों को ये बात खुल करके कहने वाली बात है, और मैं तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हमने तो पढ़ने लिखने बाबा साहब को समझने और माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ने के बाद हमने बहुत सारी चीजों को त्याग कर दिया, और पहले हमारी फैमिली में भी ये रहा नहीं है, तो हम इसको जानते नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज में घुसते हैं और जो उनकी बुराइयां हैं एजुकेशन के माध्यम से अपन समझते हैं, उनके बीच में जाकर के तो पता चलता है कि ये भी बुराई है। ये बुराई 9th क्लास की लड़कियां हमें बता देती है कि समाज में मैडम जी ये प्रचलित है, वो एक दुखद, वो बताती है कि इससे कैसे निजात पाया जाए। तो ये बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अंदर से पीड़ा देती हैं, वो बाहर दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो अंदर से पीड़ा देने वाली चीज है। अगर माता सावित्रीबाई फुले होती तो क्या इस बात के लिए वो ये करती? लेकिन सबसे बड़ी बात, पढ़ी लिखी पीएचडी वाली महिलाएं भी अगर इस बात को मानती हैं, पीएचडी वाली महिलाएं ये मानती है कि नर्मदा स्नान करने से ही हमको पुण्य मिलेगा, गंगा जाने से ही हम पवित्र होंगे, तब तो वहां का मेढक रोज गंगा में ही रहता है, रोज वहीं पर स्नान करता है, तो वो भी इंसान बन जाता और अच्छा बन जाता। तो देखिए, ये जो कुरीतियां हैं, हम क्या सेंसलेस काम करते हैं। हम पढ़ लिख करके भी, साइंस के होते हुए भी बहुत सारी महिलाएं एमएससी होती हैं, उससे ही पीएचडी होती हैं, कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि अगर वो जाकर के पत्थर की मूर्ति पर जाकर के और दूध चढ़ा दे, और बगल में बैठे हुए व्यक्ति को, बच्चे को भूखा हो, उसको इग्नोर कर दे, तो इससे ज्यादा अंधविश्वास या उससे ज्यादा मूर्खता क्या हो सकती है? भारत देश में आपने देखा होगा। आज का सवाल यही है कि माता सावित्रीबाई फुले ने पाखंडवाद, अंधविश्वास, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अनाचार और ये भेदभाव पर जो काम किया था, वो आज के संदर्भ में जो उन्होंने काम छोड़ा हुआ था, आज हमें उस काम को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, इस पाखंड, अंधविश्वास, अनाचार, अत्याचार के खिलाफ जो है। तो जैसे एक सवाल यहाँ पर मेरे भी दिमाग में आ रहा है, अब देखें किसी भी टीवी सीरियल को देखें, उसमें आपने चर्चा कर ही दिया, मैं वहां नहीं जाना चाहता। आप किसी भी संत महात्मा के प्रवचन में देखेंगे, महिलाएं ध्यान लगा कर बैठी रहती है और वो प्रवचन करता है, उसको महिलाओं को बताता रहता है कि महिलाएं नरक का द्वार है, महिलाएं जो है उनको मतलब जो है ना इस तरह से प्रेषित करता है कि उनको ये नहीं करना चाहिए, और वो सुनती रहती है और झूमती रहती है। तो क्या उस कंडीशन में महिलाएं कोई रिवोल्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? यहाँ पर फोकस दोनों लोगों से मेरा सवाल है, पहले सभी जी बताएंगे, फिर विद्या भारती जी बताएंगे, इस पर क्या किया जाए, महिला को क्या करना चाहिए जब इस तरह की बातें होती हैं? साधु संत प्रवचन करते हैं, भीड़ लगी रहती है और उनको जो है पाखंड सिखाया जाता है। जी
इसके लिए हम कह सकते हैं एक टर्म्स जिसका मैंने कभी ऐसे ही यूज़ किया था और मैं अक्सर इसका अब करती हूँ। वो है पुरुष मानसिकता से पीड़ित महिलाएँ। असल में महिलाएँ हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो समाज से अलग हैं। महिलाएँ अपने साथ ही अत्याचार क्यों होने दे रही हैं? उन्हें इतनी समझ ही नहीं है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। वो उस पैट्रियार्टिक सोसाइटी से ही आती हैं, वो बाहर से नहीं आती हैं। वो उस पैट्रियार्टिक सोसाइटी में जन्मी हैं, उसी में पली-बड़ी हैं और उन्होंने यही जाना है कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो मुझे सम्मान मिलेगा और अगर मुझे पुत्री हुई तो मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। मेरा घर यही मेरा नाम यही रोशन करेगा और मेरा मुझे रोटी भी यही देगा, तो वो पुत्र की ही कामना करेंगी। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। उन्हें उन्हें पूरी ज़िंदगी अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए डिपेंड रहना पड़ता है, पहले अपने पिता पे, फिर भाई पे, पिता या भाई पे, उसके बाद पति पे और उसके बाद बेटे पे। तो वो क्यों ऐसे में अपनी पुत्री के होने की कामना करेंगे? ये सवाल घूम करके इनसिक्योरिटी पे आ जाता है या घूम करके उस पैट्रियार्टिक सोसाइटी पे आ जाता है, जहाँ पे हमने महिलाओं की परवरिश में उन्हें ये सिखाया है कि पुरुष होने के कितने महत्व हैं और हमने उन्हें समझा दिया कि आप दोयम दर्जे के हो। अब जो महिला खुद को दोयम दर्जे का जो मान चुकी है कि जो महिलाएँ होती हैं, वो दूसरे दर्जे का इंसान है, पहले दर्जे का इंसान तो पुरुष ही है। आप उससे ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो महिला के अधिकारों के लिए लड़े, क्योंकि उसे पुरुष ने बहुत अच्छी तरीके से वो कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझा दी है कि तुम दोयम दर्जे के इंसान हो और अगर कोई महिला तुमसे आगे बढ़ने की बात करे तो बिल्कुल नहीं बढ़ना। तुम्हारा जो अधिकार है अभी बड़ी अच्छी एक घटना हुई, किसी ने मुझे ज़िक्र किया था, मुझे याद नहीं और बड़े व्यक्ति ने किया था, मुझे याद नहीं। ख़ैर शायद किसी टीचर ने। उन्होंने बताया कि एक टीचर एक अ, स मतलब किसी अरेबियन कंट्री में या किसी मुस्लिम कंट्री में किसी व्यक्ति ने बहुत काम किया और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए उसने काफ़ी काम किया। उसके बाद वही महिलाएँ जब शिक्षित हो गई, बुर्का ओढ़ने के लिए लड़ने लगी, हमें बुर्का पहनना है। बुर्का पहनना है, ये हमारी आज़ादी होनी चाहिए। बुर्का पहनना दरअसल आज़ादी नहीं, आज़ादी के विरुद्ध है। लेकिन वो लड़ रही हैं कि नहीं हमें आज़ाद होना है, हमारा तो बुर्का पहनना ही हम आज़ाद होंगे और ये हमें यही अच्छा लगता है। उन्हें ये समझा दिया है कि बुर्का पहनना तुम्हारे लिए अच्छा है और दरअसल अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें शवाब मिलेगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा है, तुम पुरुष की सेवा करो, इसमें तुम्हें शवाब मिलेगा। अगर तुम पुरुष की सेवा नहीं करोगी तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हें नर्क देखना पड़ेगा। तुम चाहती हो तुम्हें नर्क ना मिले और तुम्हें स्वर्ग मिले, तो तुम अपने पति की सेवा करो। तुम्हारा पति देवता है, तुम्हारा पति तो जो भी है शवाब अगर तुम चाहती हो तो अपने शौहर की पूजा अर्चना करो। जब एक महिला के मस्तिष्क में ये सब बातें आ जाती हैं, वो इन सब बातों को मान लेती है क्योंकि वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है, तब ये सवाल ही नहीं रह जाता कि वो ये कोशिश करे कि हमें इसके खिलाफ लड़ना है। पहले हमें महिलाओं को ये समझाना पड़ेगा कि आप दूसरे दर्जे का इंसान नहीं हो, आप उनके समकक्ष हो और ये बात समझाने का एक आसान नहीं है उन्हें समझाना, ये बात बड़ी जितनी आसान लगती है उतनी जी, जी, आसान जी, बिल्कुल भी जितनी नहीं है। आसान लगती है उतनी आसान है नहीं, लेकिन सतत ज्ञान और शिक्षा के प्रचार माता सावित्रीबाई फुले का जो आंदोलन का जो बिल्कुल, चिंतन माता बिंदु है, सावित्रीबाई फुले का उस महत्व पर अगर इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करें। है जी, जी। क्योंकि उस समय जब सोसाइटी इतने पीछे हुआ करती थी, दरअसल जी। अगर हम बात करें किसी समाज के उत्थान की, मैं इतिहास में जाना नहीं चाह रही थी लेकिन कुछ प्रसंग इस तरह का आ गया है अब मैं जा रही हूँ। जब किसी भी सोसाइटी की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में सभी चीज़ें इक्वल होती हैं, लगभग इक्वल होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क हमेशा रहता है और वो रहेगा। वो प्राकृतिक रूप से महिलाओं के और पुरुष के शरीर में कुछ डिफरेंसेज़ हैं, वो भेद रहेगा। किसी हिस्से में महिला मज़बूत है और किसी हिस्से में पुरुष मज़बूत है, वो भेद हम नहीं खत्म कर सकते, एक प्राकृतिक भेद को। लेकिन जैसे-जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, अगर हम पूरे विश्व का हर जगह का इतिहास देखेंगे, तो हम देखते हैं कि जैसे-जैसे उत्तर वैदिक काल, भारत के कॉन्टेक्स्ट में उत्तर वैदिक काल में स्थिति महिलाओं की बहुत कमज़ोर नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है, महिलाओं की स्थिति कमज़ोर होती है। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में महिलाओं को आश्रय नहीं देना चाहते। उन्हें उनका शिष्य जो उनका बड़ा प्रिय शिष्य था, नाम भूल गई मैं, नंद के नाम था शायद, बड़ा आनंद प्रिय शिष्य था आनंद मैं आनंद। उसने उन्हें सलाह दी कि आप यहाँ पर रखो, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह मान लेता हूँ और वो कहते हैं कि अगर ये धर्म 2000 साल चल सकता था, अभी 1000 ही साल ही चलेगा क्योंकि तुमने महिलाओं को यहाँ पर आश्रय दे दिया है। ये महात्मा बुद्ध कहते हैं, ऐसा मतलब है। लिखा इतिहास हुआ में है। ऐसा है।
ठीक है? तो ये समय की मैं बात कर रही हूँ, इसमें महात्मा बुद्ध की गलती नहीं है। ये उस समय की व्यवस्था है। आगे जब अरेबियंस या अरबों का आक्रमण हुआ और महिलाएँ वस्तु के रूप में जाने लगी, आक्रमण होता था, उसके बाद जब विजय हुआ, तो विजय के सामान में महिलाओं को काउंट किया जाता था। एक व्यक्ति ने युद्ध जीता और उसके बाद उसने आदमियों को खत्म कर दिया और महिलाएँ उसके हरम में शामिल हो गई। अब महिलाओं को अब हरम में शामिल होने का तात्पर्य है, वो उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे आजादी मिल गई पूरी तरह से। वो चाहे जबरदस्ती बनाए, उसकी इच्छा से बनाए, ये उस पुरुष पे निर्भर करता है। ऐसा ऐसा समाज ऐसा विकसित हो गया उस समय, ऐसे समाज हमारे सामने आया और ऐसे समाज में जोहर प्रथा का उत्पन्न होना दरअसल उस समाज की कुछ हद तक जरूरत बन गई। ऐसे समाज में विधवा का सती होना उस समाज की जरूरत बन गई। मैं ये नहीं कह रही जो है कि प्रथा है, मैं इस समाज की जरूरत की बात कर रही हूँ। छवि ये डाइवर्ट विषय नहीं हो जाए, इसको हम जो है वहीं पे ले जाते हैं, पाखंड और अंधविश्वास। जैसे अभी एक चर्चा आपने किया कि बुद्ध ने भी महिलाओं को थोड़ा सा दूरी बना के रखा, ये लिखी हुई बात है, लोगों ने लिखा, लेकिन सत्यता ऐसी नहीं है। बुद्ध ने महिलाओं को आजादी दिया और अपने भिक्षु संघ में रखा, और भिक्षु संघ बहुत बड़ा संघ बना, आज भी है उसका। और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। जो विषय आपने उठाया, जिस तरफ ले जा रही थी, हम यहीं पर आपको चेक लगाएंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही इसमें कि डाइवर्जन कैसे होता है इतिहास में। क्योंकि आज हम लोग माता सावित्रीबाई फुले के जीवन दर्शन पर पाखंड और अंधविश्वास की ओर चले। विद्या भारती जी, एक सवाल जो है अंतिम समय में, क्योंकि वो बात कुछ बातें पूरी कर दी छवि जी ने। जैसे कोई भी एक भी व्रत ऐसा नहीं बनाया पाखंडवादियों ने जो लड़की के पैदा होने के लिए जो है व्रत रखा जाए। सारे व्रत जो है ना लड़का पैदा होने के लिए रखा गया, तो ये डिफ्रेंशिएट जो किया गया वहीं से। और इस पाखंड के खिलाफ भी, क्योंकि हमारे संविधान में लड़का लड़की एक समान, माने महिला और पुरुष को एक समान नागरिक के रूप में माना गया, नागरिक माना गया है ना कि कोई पुरुष है या महिला है, जेंडर नहीं, जेंडर इशू वहां नहीं है, और नागरिकता की बात है। तो एक भी व्रत इन पाखंडियों ने नहीं बनाया जो लड़की पैदा हो, लड़की पैदा हो, लेकिन सारे लड़का पैदा होने के लिए अनुष्ठान है, तीर्थ है, व्रत दुनिया भर के रखे। तो क्या इसमें जो है आज इस पर जो है कुछ विचार करके जो जेंडर इशू को खत्म किया जा सकता है? क्या जन जागरण है इसका इलाज या कुछ और है? जी देखिए साहब, सबसे बड़ी बात होती है जो हमारा मूल सत्व है, हमारे जो सूत्र हैं, जो हमारे साहित्यिक और हमारे ऐतिहासिक सिद्धांत हैं, वो हमारे चीज़ों को रिवाइव करती हैं। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो नारी समानता की बात हम चले जाते हैं। उस समय पर संघमित्रा थी, सम्राट अशोक की बेटी, और आपको मालूम है कि संघमित्रा श्रीलंका में जाकर के पूरे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके वहां पर मानवीय मतलब कहना चाहिए विरासत दे दिया और झंडा गाड़ दिया। महाप्रजापति गौतमी से लेकर के वो तमाम महिलाएं ऐसी थी, विशाखा थी, बहुत ऐसी महिलाएं थी जो उनका नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि अगर उनके बारे में हमारी महिलाएं पढ़ेंगी तो उनका मनोबल ऊंचा होगा, वो अधिकार लेने के लिए अपने आप में मतलब चीजें लोगों से बातें करेंगी, खुद के प्रति वो एक दूसरे के प्रति सिंपैथी बरतेंगी और एक दूसरे को अपना समझना स्टार्ट करेंगी। तो हम कई बार ना लिखी हुई चीजों को पढ़ते हैं, जो चीजें लिखी हुई हम वही पढ़ते हैं और वही हमको समझ में आती है। तो जितने सारे मनीषी हुए आपको मालूम है, जो इतिहास है वो कितना उस इतिहास में कितना लीपापोती की गई है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्याय हुआ नहीं है, कलम के कसाई ही मैं कहती हूँ उन्हें, जो इस तरह से हत्याएं करी है। आपको एक बात बहुत छोटी सी मैं बताऊं, और ये प्रचलित बात है, शायद आपने ध्यान भी दिया होगा, दुनिया की सारी गालियां महिलाओं के नाम पर बनी है ना। पुरुषों को गाली दिया जाता है लेकिन महिला के नाम पर माँ बहनी की गाली दी जाती है, वो पुरुषों के से मतलब पुरुषों की खुद की गाली भी नहीं है। एक भी गाली ऐसी नहीं है जो पुरुषों के मतलब लिए हों। आपने अनुभव किया होगा, मतलब अगर 90% पुरुष को गाली देता हो तो वो महिला के हिसाब से गाली देता है। सेम इसी तरह से जो चीजें हैं, जो कहते हैं हमको जेंडर के लिए कैसे खत्म करना है, कैसी सोच बदलनी है। देखिए सोच बदलती है और सोच में ही सब कुछ निर्भर करता है, और वो बदलती है ऐतिहासिक सूत्रों को, समीक्षाओं को, शिक्षा को देखते हुए। हम जैसे लोगों को देखते हैं, सीखते हैं, उनको पूजते हैं, वैसा ही अनुकरण करते हैं। अब क्या है कि अगर हम वैदिक काल की बात करें, रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, तो उसमें महिलाओं को दोयम दर्जे का रखा गया है, जातीय व्यवस्था उसमें बनाई गई है, जेंडर उसमें लिखा गया है कि महिलाओं की स्थितियां ऐसी रहेगी। तो उसके आधार पे अगर हम उसको अपना अस्तित्व मानते हैं, आज के समय पर अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो हम मतलब अगर फादर की बात करूं तो मेरे फादर ने मुझे
बेटे जैसा ट्रीट किया, उन्होंने मेरी शिक्षा दीक्षा आज तक बेटी जैसा समझ के नहीं दिया। मेरी एक बेटी है तो हम उसको बेटी जैसे ही समझ के नहीं, हम एक उसको एक मतलब जैसे आप नागरिक की बात करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी गिफ्ट है प्रकृति की, तो हम उस हिसाब से उससे ट्रीट करते हैं। देखिए, हम जैसा समझते हैं, जैसे जीवन में हमारे आधारित सूत्र हमको मिलते हैं, हम ऐसा ही जीवन यापन करते हैं। इससे पढ़ा-लिखा होने का कोई मतलब नहीं होता। देखिए, पढ़ा-लिखा होना एक और बात है, लिखा-पढ़ा होना, पढ़ा-लिखा नहीं। जो लिखा है वो पढ़ कर के लिखा-पढ़ा होना होता है। तो उसकी एक अलग बात है कि लोग उस पर चर्चा करते हैं, उस पे सोचते हैं, उस पे चलते हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा कंधा दे देती है टीवी, धारावाहिक, सीरियल, भागवत, कथा, प्रवचन। अभी तो एक महाराज जी भी ये भी बीच में कह कर के चले गए थे कि क्या कहते हैं, जो भी मेंसेस पे जो महिलाएं खाना बना देती हैं और क्या कहते हैं उस टाइम पे जो उस पुरुष को वो खाना को खा लेता है वो कुत्ते योनि में पैदा होता है। वो कहीं पर मेरे फेसबुक पे पड़ा हुआ है, समाचार पत्र में जी छपा है, हुआ ये था। लिखा साहब ने लिखा था, कुत्ता यूं पैदा हुआ। जी जी, तो बिल्कुल सही कहा जी। क्या है कि जैसे थोड़ा समय की सीमा तो है, देखिए हम लोग क्या अब है कि समय ये की। रोग बिल्कुल जी 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 नहीं, मैं भी कंक्लूड करना चाह रही हूँ। एक्चुअली माता जी सावित्रीबाई फुले के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि तभी हमारे जीवन में होगी, जब हम उनके अच्छे कार्य और व्यवहार को अपने विचारों में और जीवन में परिवर्तित करके उनके रास्ते पर चल कर के कार्य करें, तभी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उनके दिए हुए सूत्र हमारे जीवन को बदलने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे देश के लिए, हमारे लिए गौरव की बात है कि माता सावित्रीबाई फुले इस देश में मतलब पैदा हुई। और मैं आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप ऐसे मुद्दों को लेकर के आते हैं, जो कि कम से कम हमारे समाज के जो वंचित रह गए उस मूल्यांकन से, अगर माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले का अगर मूल्यांकन सही मायने में हुआ होता तो द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं, आज शिक्षा के जगत में महात्मा ज्योतिबा राव फुले शिक्षा का पुरस्कार मिलता, माता सावित्रीबाई फुले का पुरस्कार मिलता। तो आप समझ सकते हैं और सभी लोग जो भी दर्शक होंगे उनको भी इस बात का भी पता होगा कि मतलब आज भी मैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। अगर कोई मुझे इस बात के लिए नॉमिनेट करे तो मैं हाथ खड़े करके सिर्फ यही बात कहूँ कि मुझे इस पुरस्कार के लायक मैं नहीं हूँ और मैं इस पुरस्कार को मतलब नहीं मानती हूँ। तो क्या है कि हमारा मूल्यांकन सही दिशा में होना चाहिए। अब सब जो उस समाज का मानने वाला होगा वही मूल्यांकन करेगा, दूसरे समाज का व्यक्ति क्यों मूल्यांकन करेगा हमारे महापुरुषों का? वो अपने महापुरुषों का मूल्यांकन करते हैं, उनकी गरिमा गौरव बढ़ाते हैं, उनकी व्याख्याएं करते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं जो एक शिक्षित व्यक्ति और शिक्षा के साथ सुशिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है। जी जी, और बिल्कुल सही हमें कही सबको आपने। अपने इतिहास में जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छे अपने सार गर्भित बात की। छवि जी, मैं आज की डिबेट का कंक्लूजन आपके मुंह से सुनना था। आज के संदर्भ में हम जो है क्या प्रेरणा लेंगे माता सावित्रीबाई फुले के निर्वाण दिवस के अवसर पर, स्मृति दिवस के अवसर पर, इस डिबेट का कंक्लूजन देते हुए मैं आपसे कहूंगा। आज मुझे बहुत सारी चीज़ें भारती जी से हमेशा ही उनसे नई चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। आज भी उनसे कुछ नई चीज़ें जानने के लिए मिली, उनके जीवन के बारे में। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हमें ना उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने उस समय में इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी विरोध किया और वो उसमें सक्सेसफुल हुई। उन्होंने खुद को स्थापित किया, इसलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हमें उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। उनके जीवन दर्शन का से हमें बहुत सारी प्रेरणाएँ मिल सकती हैं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की बात की है। आज शिक्षा की नहीं तो हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की बात करनी है और हमें इसकी प्रेरणा उन्हीं से मिलती है। उन्होंने पाखंडों का कुरीतियों का विरोध किया। आज भी कुरीति किसी न किसी रूप में विद्यमान है, हमें भी उनका विरोध करना चाहिए और हम कर ही रहे हैं। इसे ज़्यादा जागृत होकर करना चाहिए। किसी भी चीज़ को मानने से या स्वीकारने से पहले हमें उसे तार्किक रूप से भी देख लेना चाहिए, तभी हम उसे माने या स्वीकार करें। ऐसा जो सावित्रीबाई उस समय में इन्होंने इतना तार्किक उनका दृष्टिकोण था, आज हमें उसी तार्किक दृष्टिकोण को स्थापित करना चाहिए। जब तक हम तार्किक दृष्टिकोण स्थापित नहीं करते, तब तक सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले या किसी भी भीमराव अम्बेडकर या किसी का भी जन्म दिवस या कोई भी दिवस परिवहन दिवस मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी है जब हम उनके दृष्टिकोण को अपनाएँ। और उन्होंने सभी ने तर्क सम्मत बात की। जब तक हम तर्क को पीछे ढकेल के रीतियों को मानते रहेंगे तब तक कोई वज़ह नहीं है, कोई वजूद नहीं है इन सब चीज़ों का। वजूद तभी है जब हम तर्क को हर चीज़ में आगे लेकर आएँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही तार्किक बात की। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साथ ही साथ अपने दर्शकों का भी। आज हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। दोनों को, विद्या बहन जी का भी और प्रकृति छवि जी का भी, बहुत ही जी। तार्किक और अध्ययन पूर्वक जो है इस डिबेट में आपने भाग लिया। और मैं तो आप लोगों का आभारी इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता ही हूँ कोई न कोई आए और इस पर जो है कोई न कोई बात कहे। इसलिए जो है आपका फिर से एक बार पुनः स्वागत और सम्मान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्योंकि जितने लोग भी इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सबसे ज्यादा ग्रुपों में इसे शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। और ये दबे कुचले वंचित समाज के पुरुषों, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनकी आजादी के लिए, उनके सम्मान के लिए चैनल तैयार है। और मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।